आप इसका मतलब यह है, एक मिनट, आप इस पे प्रकाश डालिए। जो सोवियत संघ, यूरोपीय यूनियन और जो आपने स्विट्जरलैंड की बात कही थी कि क्या अंग्रेजी ही विश्व में ज्ञान, विज्ञान और विकास की भाषा है, ये जो धारणा, ये धारणा पूरी तरह से एक गलत धारणा है। ये एक मिथ है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, पूरे विश्व के अंदर जो है कि सिर्फ गिन चुन के 5 देश जो अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए देश माने जा सकते हैं, कि भाई वहां पर उनकी मूल आबादी को खत्म करके उन अंग्रेजों ने बसाए हैं, उन देशों के अंदर ही अंग्रेजी प्रयोग की जाती है, और वो भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं की जाती है। जिसके अंदर एक है आपका इंग्लैंड हो गया, मतलब कि आपका ब्रिटेन हो गया। उस ब्रिटेन के अंदर भी अंग्रेजी के काफी वर्जन है, काफी उसके अलग अलग रूप है। जैसे हिंदी के हमारे यहाँ काफी अलग अलग रूप है, उसी तरह से अंग्रेजी के भी काफी अलग अलग रूप है। इसके बाद आपका जो दूसरा देश आ जाता है वो आपका यूएसएसआर माना जाता है, लेकिन उसमें अंग्रेजी के साथ साथ स्पेनिश भी है। तीसरा आपका कनाडा है। कनाडा के अंदर अंग्रेजी के साथ साथ जो है फ्रेंच भी है, और पंजाबी, अब तो पंजाबी को भी वहां की सरकार ने सामान्य मान्यता प्रदान कर रखी है। इसके बाद आपका जो देश आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड जैसे देश आ जाते हैं, छोटे देश है मुझे जनसंख्या के हिसाब से। तो इन 5 देशों के अंदर ही जो है कि कुल विश्व आबादी की जो 5% जो आपका मूल रूप से अंग्रेजी बोलने वाले कहलाते हैं वो आ जाते हैं। रह गए जो आपके इन्हीं देशों के जो द्वितीयक भाषा बोलने वाले, सेकेंडरी भाषा बोलने वाले, जैसे अब मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर तमिलनाडु का व्यक्ति जब दिल्ली आता है तो यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते करते वो हिंदी सीख जाता है। उसी तरह से स्पेनिश बोलने वाला जब अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्र में जाता है तो वहां पर जो है कि उसको अंग्रेजी स्वतः आ जाती है। और इसी तरह से फ्रेंच बोलने वाला जब अंग्रेजी क्षेत्र में जाता है कनाडा में तो उसको स्वतः इंग्लिश आ जाती है। तो 3% वो आपके पूरे हो जाते हैं, यानी कि आपके 8%। कुल विश्व में द्वितीयक भाषा के रूप में जो अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 1.5 या 7 के आसपास बैठती है। और इस भारत के अंदर भी मूल रूप से अंग्रेजी जानने वाले जो हैं वो ज्यादा नहीं है, 23 लाख लोग ही हैं। और मूलतः जो स्वतः मतलब कि जो अंग्रेजी बोल सकते हैं उनकी संख्या जो है 1% से 1% से अधिक नहीं है। यानी कि इस देश के अंदर जो है कि सबसे अल्पसंख्यक भाषा के रूप में अंग्रेजी है। लेकिन जो ये 1% लोग हैं वही न्यायालयों के अंदर है, वही आपके सर्वोच्च न्यायालयों के अंदर है, वही हाई कोर्टों के अंदर है, वही आपके एकेडमिक्स के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका आईआईटी हो, उसके ऊपर छाए हुए हैं। वही जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, वही जो है कि हमारे शासन के मूल रूप से कंट्रोल करने वाले आपके पैनल है। इसलिए जो है हमारे देश के अंदर जो है कि इनके वर्गीय हितों के ऊपर चोट पहुंचती है, और इसलिए जो है अंग्रेजी को बनाए रखा गया। उसी 1% के अंदर ही आपका जो है कैपिटलिस्ट वर्ग भी आ जाता है। लेकिन इन सब के पीछे जो हमारी संवैधानिक चाल है, उस चाल को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। भारत का संविधान, यदि हम सोचे कि ये स्वतंत्र और स्वायत्त संविधान है, तो ऐसा नहीं है। जिनको ऐसा लगता हो वो इस संविधान की धारा 147 को अच्छी तरह से पढ़े। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, दोबारा से बोलना चाहूंगा, 147 धारा को पढ़े। उस धारा के अंदर स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रीवी पर्स हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करेगा। साथियों, जो मुख्य बात है कि हमारे ये जो सरकारें हैं वो सरकारें जो है वो ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में। ऑपरेटिंग एजेंसी का मतलब कि वो आती है और जाती है, लेकिन वो सरकारें चलती किसके हिसाब से है? वो हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलती हैं। जब संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अंग्रेजी के अंदर ही शासन हो सकता है, संविधान में आर्टिकल कर दिया गया 348। मैं आपसे पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा आपका अंग्रेजी के अंदर, तो संसद किस पे कानून बनाएगा? संसद को भी जरूरी है कि वो अंग्रेजी के अंदर कानून बनाएगा। और उसके आधार पर जो काम कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव, सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका जो कानून बनाएगा उसी के आधार से सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा, मतलब कि न्यायपालिका अपना जजमेंट देगा।
तो कहने का मतलब है कि दोनों की भाषा एक होगी, और कार्यपालिका के कार्य के ऊपर ही तो वो जजमेंट देगा। तो कार्यपालिका की भाषा भी स्वतः अंग्रेजी होगी, यानी कि मूल रूप से कामकाज की जो भाषा है वो इस देश के अंदर अंग्रेजी है। इसको बनाने का काम आर्टिकल 348 किया जाता है। अब रह गई बात राजभाषा हिंदी को क्यों बनाया। अब ये बिल्कुल अश्वनी कुमार जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पूरे देश में कामकाज की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की भाषा केवल अंग्रेजी है, और ये भी पूरे एक षड्यंत्र के तहत देश की आज़ादी को बंधक बना रखा गया है। तो आप आलमदार अब्बास जी जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता रहे और भारतीय राजनीति के स्वतंत्र चिंतक भी रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जब कमाल पाशा ने टर्की में टर्की भाषा को स्थापित कर दिया, तमाम इसराइल ने हिब्रू को मृतप्राय भाषा को स्थापित करके विकास के नए परचम लहरा दिए, तो क्या मजबूरी है, आखिर क्या समस्या है, क्या ऐसी वो चीज़ है कि इस देश के हुक्मरान, इस देश की न्यायपालिका उस अंग्रेजी को अब मोह नहीं छोड़ पा रही है जिस अंग्रेजों ने इस देश को शताब्दियों तक लूटा खसोटा और यहाँ पे लाखों लोगों को कत्लेआम किया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए, इसका मूलभूत कारण ये है जो संविधान में लिखा है उस संविधान पर जो है वो लागू नहीं किया जाता, और धारा 343 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार संघ की जो सरकारी भाषा है वो हिंदी होगी, और राष्ट्रपति भवन में भी लिखा है आर्टिकल 343 द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन the official language of the union shall be हिंदी in देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, जब संविधान भी स्पष्ट कह रहा है या अस्पष्ट कह रहा है, संविधान की बात नहीं है, यहाँ सामान्य बात है। आम जनमानस ये देखना चाहता है कि जब लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, गुलामी से हटाए, तो हम अपनी भाषा में लोकतंत्र लोगों की भाषा में न हो, जो तंत्र अपनी भाषा में न हो, कहाँ से स्वतंत्र है। देखिए, हर भारत की ये विडंबना है कि जब वो आजाद हुआ तो उसने एक राष्ट्रभाषा नहीं रखी, और हमने सोवियत यूनियन को अपना एक आदर्श माना, और जो हमारा जो योजना आयोग जो बना वो भी उन्हीं आदेश पर बन रहा था। लेकिन सरदार पटेल जी ने इसकी कड़ी आलोचना करी, और मैं आपको बताऊं, जब तक वो जीवित रहे तब तक योजना आयोग नहीं बना। और दूसरी बात कहता हूं कि सोवियत यूनियन के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ एक भाषा नहीं थी, और आज देश में जो हिंदी है, एक राजभाषा जो वो देश में कड़ी का काम करेगी, यानी पूरे देश को जोड़ने का काम करेगी। आज हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, कच्छ गुजरात से लेके कोहिमा नागालैंड तक, अगर भारत को एक कड़ी में, एक जंजीर में बांध सकते हैं तो वो एक राष्ट्रभाषा के माध्यम से और अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से। अगर हमने इस संस्कृति को छोड़ दिया तो हम देश को एक नहीं रख पाएंगे। जिस तरह से सोवियत यूनियन, देखिए 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त रोजवेल्ट थे, उन्होंने B-29 बम मारे। कहाँ? चाइना पर। उस वक्त स्थिति क्या थी? अगर हम पूरे वर्ल्ड का दृष्टिकोण देखें, देखिए हम लोग एक भारतीय भाषा के साथ साथ एक राजनीतिक चिंतक भी हैं, एक केवल इतिहासकार नहीं है कि हम इतिहास की बात करें, और इसके साथ हम एक वर्तमान का दृष्टिकोण भी रखते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर एक भविष्य की कल्पना भी करते हैं। ये हमारा लक्ष्य है भारतीय भाषा आंदोलन का,
और मैं शुक्ला जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस दिए को जलाए रखा है और इस दिए को निरंतर तन धन मन से लगे रहते हैं और मुझे आशा है कि वो एक दिन जरूर सफल होंगे। तो मैं अपना जो असली मुद्दा कह रहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ हिटलर था जर्मनी का, दूसरी तरफ मुसोलिनी थे कहाँ के, इटली के, और तीसरी तरफ जापान की फौजें थी और चौथी तरफ आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों से ग्रेट ब्रिटेन से लड़ रही थी, अमेरिका से लड़ रही थी, उस वक्त के बड़ी बड़ी ताकतों से फ्रांस और सोवियत यूनियन से लड़ रही थी। उस वक्त रोजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा B-29 जापान पे मारो, जर्मनी पे मारो और इटली पे मारो। लेकिन जब B-29 बम मारे गए तो जापान ने सरेंडर कर दिया और सुभाष चंद्र बोस का जो मिशन था भारत चलो, दिल्ली चलो और लाल किले पे झंडा लगाओ, वो मिशन बाकायदा आजाद हिंद रेडियो पे उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा भी कर दी थी सन 44 में। लेकिन उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। वो हिंदी के पचदर थे और उन्होंने जय हिंद का जो हमारा एक जो है, तो अगर हम आज भारत को एक रख सकते हैं, सोवियत क्यों विघटन हो गया, इतनी बड़ी शक्ति कि 1945 के बाद संसार में दो ताकतें आई, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन के सामने अमेरिका जो था बिल्कुल दो बड़ी शक्तियां पैरेलल थी। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, टूट गया। कितने हिस्सों में? 16 हिस्सों में। क्यों? क्योंकि उनकी एक राष्ट्रभाषा नहीं थी। तो आज केंद्र सरकार भारत में जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, अलगाववाद है और जो अलग अलग राज्यों में मांग उठती है, खास करके मैंने तो कश्मीर से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ गुजरात से लेके कोहिमा नागालैंड तक भारतीय भाषा एक राष्ट्रभाषा के लिए बाकायदा यात्रा करी है और लोगों से मैं मिला हूँ। देश का कोई नागरिक जो है वो ये नहीं कहता कि हिंदी को राजभाषा लागू ना करो, वो कहता है कि हिंदी को हमारी भाषा में लिखो। तमिल वाले कहते हैं हिंदी को हमारी भाषा में लिखो और हमारी भाषा को हिंदी में लिखो। आप ये देखिए, वो कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा की उन्नति जब है जब देश में एक राजभाषा हिंदी की उन्नति होगी। और इससे सबसे बड़ा आपको जो लाभ मिलने वाला है पूरे देश को, देश की एकता मजबूत होगी, देश की अखंडता मजबूत होगी। और आज जो भारत सरकार विकास दर बढ़ाने की बात करती है, अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात करती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का विकास दर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अंतर्राज्यीय जो है व्यापार बढ़ जाए। बहुत अच्छी बात कही है आपने, पर हमारा ये मानना है कि इस देश में अंग्रेजों की भाषा बनाए रखना सबसे बड़ा देशद्रोह, सबसे बड़ा आतंक, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जो सोवियत संघ की बात कर रहे थे, सर्वहारा की बात कर रहे थे, देश में सर्वहारा की बात करने वाले, आम मजदूर किसानों की बात करने वाले वामपंथी पूरी पार्टियां अधिकांश अंग्रेजी को साम्राज्यवादी भाषा रही अंग्रेजी के पोषक होते हैं और वो देश की आम जनभाषा में बात करने को, उनकी भाषा में बोलने में शर्म महसूस करते हैं। और वो भी यहीं इस देश में चाहे राष्ट्रवादी हो तथाकथित, चाहे तथाकथित साम्राज्यवादी हो, चाहे तथाकथित दक्षिणपंथी, उत्तरपंथी या वामपंथी हो, सब अंग्रेजी पंथी बने हुए हैं। इस पे विचार प्रकट करेंगे हमारे। ऐसा है कि मैं अब्बास साहब की बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि जो गांधी जी ने भी जो बात कही थी वो हिंदी की नहीं हिंदुस्तानी की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी जो है वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है।
लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आज के समय में और आप एक बच्चे को भी डंडे के बल पर शासित नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा 120 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। तो ऐसे स्थिति के अंदर कि यदि हमने हिंदी को राजभाषा बनाने का काम किया, जो 1965 में हुआ, 1963 में हुआ, वही दोबारा से रिपीट होगा। और अभी तो उस टाइम 1963 के अंदर तो तमिलनाडु के अंदर ही ऐसा एक आंदोलन हुआ था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका ऐसा ही आंदोलन आपको गुजरात में भी देखना पड़े और ऐसा ही आंदोलन आपको जो है आसाम में भी देखना पड़े। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या है कि जो दूसरी बात अब्बास साहब ने की थी वो सोवियत संघ के विघटन की बात की थी। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो जो है उनके द्वारा जो 52 भाषाओं को इक्वल दर्जा दिए जाने की वजह से नहीं हुआ, तो वो अन्य कारण थे। अन्य कारण क्या थे उसके ऊपर कभी हम और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन 52 भाषाओं के अंदर शिक्षा प्रशासन की जो सुविधा उन्होंने दी, इससे जो है वहां के पर तेजी से विकास हुआ कि 1917 के अंदर जो पिछड़ा हुआ सोवियत संघ था, 1917 के अंदर जो पिछड़ा हुआ रूसी साम्राज्य था, वो 1950 के अंदर विश्व की शक्ति जो आपका यूएसए थी, जो आपका अमेरिका थी, उसको टक्कर देने की स्थिति में आ गया। ठीक है, वो एक सैनिक शक्ति में परिवर्तित हुआ। ये एक अलग विषय है, मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहता। इस देश के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूं कि बार बार कह रहा हूं कि इस देश के अंदर मैं कहता हूं कि प्रकाश करात और आपका क्या है अरुण जेटली और इधर से पी चिदम्बरम, ये एक क्लास है और एक पार्टी है। इन तीनों की पार्टी एक है क्योंकि इनके वर्गीय हित एक है और ये तीनों ही अंग्रेजी वर्ग से बिलोंग करते हैं। जो आपके वर्गीय हित हैं वो आपके तय करते हैं कि आप किस भाषा का चुनाव करते हैं। तो इन चौथी बात, इस देश के अंदर फुटपाथ पर रेडी लगाने वाला, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट देता हो, राइट, और फैक्ट्रियों के अंदर लाल झंडा उठाने वाला मजदूर, वो कभी भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता। वो इस देश की आम भाषा का प्रयोग करता है। मेरे बुक के अंदर जो है, पुस्तक के अंदर इस तरह के वाक्य है, ऐसे मैंने एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं कि एक पंजाबी भाषी और एक तमिल भाषी और ये लोग मिलकर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्रियां जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होती है और वो आपस में मिली जुली एक हिंदुस्तानी विकसित करते हैं और उसके अंदर आपस में संपर्क करते हैं। आप ये सोचिए कि बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने के लिए मजदूरों को, जो काम करने वाले फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर हैं, उनके आपस में कितना समन्वय करने की जरूरत पड़ती है। तो जनाब ऐसा है कि भाषाओं की स्विट्जरलैंड के अंदर भी 5 भाषाओं को इक्वल मान्यता है, समान मान्यता है। बेल्जियम की टिकाऊ इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर जो उनकी 2-3 भाषाओं के अंदर विवाद हुआ, उसका निजात ये निकाला गया कि तीनों को हम जो है बराबर का दर्जा देंगे। उल्टे श्रीलंका के अंदर जब सिंहली भाषा को जो है कि पूरे के पूरे श्रीलंका के ऊपर थोपा गया, तो वहां से एक नया आंदोलन खड़ा होता है जिसे हम एलटीटी वाले आंदोलन के रूप में जानते हैं, और जिसने कितने लंबे समय तक श्रीलंका को जो है नाक के अंदर दम करके रखा, ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल सही। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आर्टिकल 343 जितना परिवर्तन करने की जरूरत है आर्टिकल 348 के अंदर, उससे कम परिवर्तन करने की जरूरत 343 के अंदर नहीं है। मेरी बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए कि आर्टिकल 343 के अंदर यदि हम भारत की समस्त भाषाओं को समानता का दर्जा दे देंगे, समानता के स्तर पर ही संबंध कायम होते हैं। अब्बास साहब, मैं ये बताना चाहता हूं, आप भी और मैं भी जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो अपने समानता वाले दर्जे पर जाते हैं। जब समानता का स्तर कायम हो जाता है, जब हमारे बीच में एक समानता का रिश्ता कायम हो जाता है, तो हम एक दूसरे के साथ संपर्क भी करते हैं, बोली भाषा को भी समझते हैं। और ऐसी समानता के अंदर हिंदुस्तानी, जैसा मजदूरों के केस के अंदर अभी मैंने दिखाया, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के केस में, कि हिंदुस्तानी स्वतः विकसित होगी, वो अपने आप संपर्क भाषा डंडे के बल पे लागू नहीं करनी पड़ेगी। डंडे के बल पे यदि हिंदी को लागू किया गया तो वो इस देश के विघटन का कारण बन जाएगी, बजाय कि इस देश को एक कड़ी में पिरोने का। भाई बिल्कुल सही बात कही। डंडे के बल पे कोई भी नहीं बना रहा है। यहाँ डंडे के बल पे 50-70 सालों से अंग्रेजी थोपी गई। मैं एक उसको अंग्रेजी मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र है, जिसके अंदर वो भारतीय भाषा के आंदोलनकारियों के साथ
वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए, यही अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आते हैं, जब शासक बनते हैं, यही भारतीय भाषा का जो आंदोलन, एक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन जो यूपीएससी के सामने चल रहा था, उस आंदोलन को कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही उखाड़ के फेंकती है। और इसके सबसे बड़े गवाह देव सिंह जी आप खुद हैं। बिल्कुल सही बात कही। और यहाँ ये पे स्पष्ट एक करता है सवाल ये है, ये एक लाइन और भारतीय कहना, भाषा एक लाइन और मैं बात सुनो, एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा। ये स्पष्ट करता है कि सरकारों की भूमिका वो संविधान जो 1935 की लिपापोती है उसके अकॉर्डिंग, उसके तहत आपको व्यवस्था बनाए रखना है, और अंग्रेजी उसके माध्यम से ही थोपी गई है। तो अंग्रेजी को और आड़ किसको रखा गया, ढाल किसको बनाया गया, हिंदी को बनाया गया। नहीं, यहाँ हिंदी की बात नहीं हो रही, अंग्रेजी की बात नहीं हो रही। यहाँ पहली बात हो रही है देश से अंग्रेजी को बाहर करके भारतीय भाषा लागू करने की। और वैज्ञानिक तथ्य है कि मौलिक विकास बच्चे का भारतीय भाषा में होता है, मातृभाषा में होता है। और मातृभाषाओं में हमारी ये मांग है कि इस समय देश में अधिकांश राज्यों में, 8-10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है। बड़े भाग में संसार के बड़े कम से कम 10-15% लोग भारतीय भाषा, ये हिंदी भाषा को समझते हैं। तीसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बावजूद हमारा ये मानना है जिस प्रदेश की जो भाषा हो उसमें शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन पासन सब उस भाषा में मिलना चाहिए। राष्ट्रभाषा, सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी। भारतीय भाषाएं और भारतीय भाषाओं के भारत सरकार की इस उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण संसार में इस समय अमेरिका के नासा से लेकर तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में ज्ञान विज्ञान की खोज की जाने वाली जिस वैज्ञानिक भाषा संस्कृत को हमने मृतप्राय कर दिया, उस संस्कृत को भी पुनः देश में एक सम्मान स्थान मिलना चाहिए। और हिंदी हो या तमिल हो, बंगला हो, उड़िया हो, सबको अपना सम्मान मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा। पर हिंदी के प्रति इसलिए है कि हिंदी अधिकांश उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत से लेकर तमाम उसमें, क्योंकि उसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के हैं। सांस्कृतिक विरासत देश की एक है, भले ही भाषाओं अनेक हों, धर्म अनेक हों। गंगा यमुना की ये कावेरी की संस्कृति का ये उद्गम ही भारत है। एक मिला स्वरूप भारतीय भाषा आंदोलन में ये आज देश को के सामने भाषा चौपाल से मैं देव सिंह रावत निरंतर 48वें महीने से ये धरना चल रहा है। केवल धरना इसने चल रहा है कि देश की संसद और न्यायपालिका में बैठे लोगों ने देश की भाषा को रौंद कर इस देश में गुलामी के प्रतीक अंग्रेजी को बनाए रखा है। इसी आशा और विश्वास से देश के नौजवान नौनिहाल जहां भी होंगे उनकी चेतना जागृत होगी। उन्हें कमाल पाशा की तरह वो हुंकार भरेंगे, इस्राइल के लोगों की तरह वो आगे बढ़ेंगे, चीन और जापान और रूस के लोगों की तरह अपनी मातृभाषा में। हमें अंग्रेजी से कोई दुराग्रह नहीं है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है, फ्रेंच सीख सकता है, जर्मनी सीख सकता है, पर लेकिन इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के मानवाधिकार, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़कर अंग्रेजी को बनाए रखना सबसे बड़ा देशद्रोह, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घिनौना मानवीय अपराध है। इसी चर्चा को लिए आप सभी बंधुओं का धन्यवाद। जय हिंद।